जय हिंद बच्चों, मैं प्रकाश सनी मैथ अंडर 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 10 का मॉडल पेपर 3 को शुरू करेंगे। बच्चों, इस मॉडल पेपर 3 के हमने 3 तक के क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर लिए थे, जो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप मैथ अंडर 16 के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जो बेल आइकन वाला घंटा बच्चों उसे अवश्य प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथ में आपको क्या करना है, जो वीडियो की वो क्वालिटी आपको अवश्य बढ़ा देनी है, ताकि आपको वीडियो साफ दिखाई दे और आप वीडियो को आनंद अच्छे से उठा सके। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या लिखा है। दिया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या। आपको ये तो दिया गया है कि √1 क्या है, अपरिमेय संख्या। आपको सिद्ध क्या करना है, दर्शाइए कि 5 + 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करना है। मतलब जैसे हम सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं ना हमारे, जैसे 6 की प्रश्नावली, 10 की प्रश्नावली, उस तरह इसमें दिया गया है कि जो √3 है ना, ये एक अपरिमेय संख्या, ये आपको दिया गया है। आपको सिद्ध करना कि ये एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो बच्चों, ये मॉडल है, एक मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन है, तो अब की बार 100% क्वेश्चन आएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लिखना है, आपको मान के चलना। माना, क्या करोगे, माना 5 + 2√3 एक परिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय दे रखी तो आपको क्या मान के चलना, परिमेय मान के चलना, परिमेय संख्या है। जहां क्या करना है, जहां ए और बी दो सहअभाज्य, सहअभाज्य, सहभाज्य का मतलब होता है जिनका HCF कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, सहभाज्य संख्याएं हैं, संख्याएं हैं। ठीक है, सहभाज्य संख्या जहां जहां b नॉट इक्वल 0 है। मतलब यहां b का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर b का मान 0 हो जाएगा ना, तो ये मान अनंत हो जाता है बच्चों। देखो कैसे, अब ये क्या है, एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसके रूप की, a/b के रूप की होती है, होती है कि नहीं है। अगर आपने b का मान ही अगर 0 कर दिया तो ये मान तो अनंत हो गया, और अनंत कोई संख्या नहीं होती है। ठीक है ना। तो आपको b का मान 0 नहीं होने देना है, 0 कभी नहीं होना चाहिए, हमें ये लिखना है। अब अतः आप क्या लिख सकते हो कि 5 + 2√3 बराबर क्या है, a/b। क्योंकि अगर ये परिमेय संख्या है तो ये परिमेय संख्या a/b के बराबर होनी चाहिए। अब देखो बच्चों, आपको सिर्फ इस √3 को रोकना, बाकी सारे को उधर भेजना। देखो प्लस का 5 उधर किस में जाएगा, तो माइनस में 2√3 बराबर a/b माइनस के 5। ठीक है, अब यहां से एक और एलसीएम ले लो आप। तो ये एलसीएम कितना आएगा, b में b का भाग लगाओगे तो 1 बढ़ जाएगा, 1 को a से गुणा करोगे a, माइनस माइनस हो गया। 1 का भाग b में लगाओगे b बढ़ जाएगा, b को 5 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 5b। तो आपके पास क्या आया, 2√3 बराबर a माइनस 5b बटे में b। अब देखो, ये 2 किसमें है, गुणा में, इधर किसमें आ जाएगा, भाग में। तो यहां से क्या आएगा, √3 बराबर a माइनस 5b बटे 2b। ठीक है, अब यहां तक आपको छोड़ के रखना है और इसको रखना है समीकरण नंबर 1। अब देखो, आपको ये क्वेश्चन यहीं तक है। अब बस हिंदी वाली बात जो लिखनी है आप लिखोगे यहां पे, चूंकि क्या लिखोगे, ए और बी दो पूर्णांक संख्याएं है, संख्याएं हैं। अब देखो, अगर बच्चों ये ए और बी दोनों पूर्णांक संख्या, तो आप लिख सकते हो इसलिए। क्या लिखोगे, इसलिए। क्या लिखोगे, इसलिए। आप लिख सकते हो इसलिए। ये वाली देखो पूरी संख्या, ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो क्या लिखोगे, a माइनस 5b बट्टे में 2b एक परिमेय संख्या है। क्या लिखोगे, परिमेय संख्या है। अब मेरे को एक बात बताइए बच्चों, अगर ये वाली अगर परिमेय संख्या दी है तो इसके बराबर है, तो ये भी क्या रहेगी, परिमेय संख्या रहेगी। तो आप लिखोगे अतः √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, है कि नहीं है। अब बच्चों एक बात बताइए मेरे को, ये √3 तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। इसने बोला कि ये तो अपरिमेय संख्या, ये आपको दिया गया है। तो ये परिमेय संख्या कैसे हो सकती है,
इसका मतलब आपको विरोधाभास मिल गया कि यहां से आपको विरोधाभास प्राप्त हुआ, तो आप लिखोगे अतः, अतः हमें विरोधाभास, विरोधाभास प्राप्त हुआ है। अतः में विरोधाभास प्राप्त हुआ। ये विरोधाभास आपको क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि आपने तो इस रूट 3 को क्या माना, परिमेय संख्या माना है, लेकिन यहां तो अपरिमेय आएगी, तो आप लिखोगे अतः, अतः हमारी मानी गई पूर्व कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, हुआ है। क्योंकि अगर हमारे मानने की पूर्व कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, जहां क्या लिखोगे, जहां रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। तो बस इतना ही आपको लिखना है। अब लास्ट में आपको लिख देना अतः, अतः निष्कर्ष, अतः निष्कर्ष निकलता है कि 5 + 2 रूट 3 एक अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको परिमेय संख्या माना और वापस क्या सिद्ध किया, अपरिमेय संख्या। यही हमारा उत्तर है। तो कोई दिक्कत आपको, फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप क्लास को रिवाइज करके जरूर देखा करो, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, और साथ में अपने दोस्तों तक भी शेयर करना, ताकि वो भी आनंद उठा सके। क्योंकि आपकी 7 मार्च से एग्जाम स्टार्ट है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखना है, ज्यादा से ज्यादा आपको ये जो हमारे मॉडल पेपर है उनका अभ्यास करना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य का मतलब आपको पूछा गया जो x का मान है वो बताने हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए आपको द्विघात समीकरण क्या दिया गया है। सबसे पहले आप तो मानना, इसको माना, क्या मानोगे कि f(x) बराबर आपको दिया गया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। कोई दिक्कत आपको, मान लिया हमने। अब देखो इसका शून्य बताना है। शून्य का मतलब देखो मैंने आपको क्या बताया है कि आपको प्रथम पद और अंतिम पद का क्या करना, गुणा करना। अब देखो इस अक्षर गुणा में कुछ नहीं तो हम एक मानेंगे, ये प्रथम पद, ये हो गया अंतिम पद, इसका गुणा कर लो। तो 1 गुणा 15, तो हमारे पास कितना आ गया 15। अब इस 15 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पे तो आपके पास कितना आना चाहिए -2, और गुणा करने पे वापस कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। तो देखो बच्चों 15 को आप क्या ले सकते हो, एक मेरा एक और तरीका आपको देखो बता देता हूं। किसी बच्चों को अगर गुणनखंड करना नहीं आता है तो इस तरह कर सकते हो। आप पहले देखो इस 15 में किसका भाग जाता है, कौन सी आबादी संख्या भाग जाता है, 3 का, 3 पंजो 15, फिर किसका जाएगा 5 एकम 5। तो ये हमारे इस तरह आप गुणनखंड कर सकते हो। अब आप लिख सकते हो 5 गुणा 3 कितना होता है, 15 ही होता है। जोड़िए जरा, 5 + 3 कितना होता है 8, जबकि 8 तो चाहिए नहीं आपको। आप करो 5 - 3 तो कितना आ गया 2। 2 तो चाहिए, लेकिन बच्चों किसका चाहिए, माइनस का चाहिए। तो यहां से आप कर दो -5 + 3 तो कितना आ गया -2। ये आपके गुणनखंड आ गई। अब देखो इस गुणांक में क्या है x, तो यहां हम x के गुणा करेंगे। अब देखो हमारी जो हम क्या कहते हैं कि जब भी बराबर की संख्या किसी को एक तरफ अगर किसी संख्या से गुणा किया जाता है तो दोनों साइड को क्या करना, बराबर करना। तो इधर भी x से गुणा करेंगे, इसको भी x से गुणा कर दो और इसको भी x भी। अब इस -2x के स्थान पे कौन चला जाएगा, ये वाला। तो यहां रख दीजिए, क्या आएगा x स्क्वायर -5x + 3x -15। तो दिक्कत है यहां तक। अब देखो बच्चों एक बात आप सोचोगे सर कि आपने पहले और अंतिम को गुणा किया तो -15 है, -15 है, -15। देखो -15 यार है, ये -5 है, ये 3 है। इसको गुणा करोगे तो -15 ही आता है बच्चों। जब आप टुकड़े करोगे ना तो आसानी से हो जाएगा। माइनस के है जो माइनस का अपना आप ही आ जाएगा। अब यहाँ पे दो दो के जोड़े बनाने हैं आपको, तो जोड़े बनाओगे तो यहां से देखो क्या आएगा, यहां से x को आप x गुणा x लिख सकते हो, 5 को क्या लिख सकते हो 5 गुणा x। इस वाले को कैसे तोड़ सकते हो, 3 गुणा x। इसको तोड़ सकते हो आप 3 गुणा 5। अब देखो यहां से क्या कॉमन है, यहां भी x है, यहां भी x है, तो x कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप x कॉमन लोगे ना तो देखो यहां से तो x हट गया, तो यहां तो बचा x और यहां बचा -5। अब यहां क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, 3 यहां से आपने 3 को निकाल लिया तो यहां तो बचा x और यहां -5।
देखो बच्चों ये दोनों आपके पास सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं है ना, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आएगा, देखो अब दोनों कॉमन है तो यहां से ले लो x-5। अगर आपने यहां से निकलेगा तो यहां तो बचेगा x, और यहां से अगर निकलेगा तो यहां बचेगा प्लस के 3। ठीक है, ये आपके पास किसके बराबर आया है, एफ एक्स के। अब आपको क्या करना है, माना एफ एक्स बराबर 0। ठीक है, मान लिया आपने, तो यहां से आप क्या लिखोगे, x-5 और x प्लस 3 बराबर क्या हो गया, 0। अब देखो मैं इस वाले को मिटा देता हूं, इधर वाले को, तो यहां से आप मिटाएंगे तो यहां हो जाएगा ये। तो यहां से आप क्या करोगे, यहां देखो आप क्या लिख सकते हो, x-5 बराबर 0, या फिर क्या रहेगा x प्लस 3 बराबर 0। अगर ये 0 के बराबर तो ये माइनस का उधर जाएगा 0 के, तो ये हो गया प्लस के 5, और ये अगर ये 0 के बराबर है तो उधर जाएगा तो x बराबर होगा माइनस के 3। तो आप क्या लिख सकते हो, अतः अतः द्विघात द्विघात बहुपद बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 के शून्यक क्या होंगे, शून्य क्या होंगे, -3 और 5 होंगे। बस ऐसे बताना आपको। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत हो तो बता देना कमेंट के माध्यम से, ठीक है ना। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। आपको दो समीकरण दिए गए हैं, इनको कौन सी विधि से हल करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखिए आपको देखो कोई भी एक समीकरण लेना है, उसको प्रतिस्थापन के रूप में बदलना है। तो जैसे मैंने ले लिया समीकरण नंबर 2, आप लिखोगे समीकरण 2 से, तो यहां से क्या लिखोगे, x माइनस वाई बराबर 4। इस y को देखो माइनस का उधर किस में जाएगा, प्लस में, तो x बराबर 4 प्लस वाई। इसको समीकरण नंबर आप दे दोगे 3। अब जिससे आपने समीकरण नंबर 3 बनाया बच्चों, उसमें यह मान नहीं रखना समीकरण 3 का, आपको समीकरण नंबर 1 में रखना है। जो आपने समीकरण 3 बनाया 2 से, इसको समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो यहां से क्या रखेंगे, समीकरण समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 में रखे, x के स्थान पे कौन सा मान चला जाएगा, ये वाला। तो इधर क्या आएगा, 4 प्लस वाई बराबर 14। तो यहां से आएगा 4 प्लस वाई, वाई क्या हो गया, 2y बराबर 14। इस 4 को उधर भेजिए, प्लस का उधर किस में जाएगा, माइनस में, तो y 2y बराबर 14 माइनस 4, तो ये आ गया 2y बराबर 10। अब देखो ये गुणा में है 2, तो इधर किस में जाएगा, भाग में, तो y बराबर 10/2। तो कितना आएगा, 5 दूनी 10। तो y का मान कितना आ गया, 5। कितना आ गया बच्चों, y का मान 5। अब y का मान 5 आपको कौन से समीकरण में रखना है, जो आपने 3 बनाया उसमें रखना है, या इसमें नहीं रखना चाहो तो 1 में रख सकते हो आप वापिस, तो भी मान आ जाएगा। तो आपको समीकरण नंबर किस में रखना, 3 में। तो यहां से आप रखोगे समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, तो रखो। तो यहां पे आप रखोगे तो यहां देखो x बराबर 4 प्लस 5, तो x बराबर कितना आ गया, 9। तो यहां से देखो आपके पास इसके शून्य के आगे देखो, इनके शून्य मतलब, या सॉरी, इनको प्रतिस्थापन विधि से हल कर दिया तो आपके पास x का मान आ गया, y का मान कितना आ गया, 5। ये तो आपको हल करना था। कोई दिक्कत आपको, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस आपको तो थोड़ा सा ध्यान में रखना कि समीकरणों किस तरह, कौन से समीकरणों कैसे बनाना, कहां मान आपको रखना है। तो ये स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी, फिर अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, देखो वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बच्चों, हर एक मॉडल पेपर में भी है, तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद, O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। तो दर्शाए मतलब सिद्ध करना कि एबीसीडी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। अब समलंब चतुर्भुज आपकी कंडीशन जानते हो बच्चों, इसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती है, मतलब समान लंबाई की होती है, समांतर एक समांतर होती है। देखो जैसे समलंब चतुर्भुज की सूरत समांतर होती है, ये वाली भुजा मैं सही से बनाता हूं, देखो इसे, इनकी दो भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है बच्चों समलंब चतुर्भुज की।
ठीक है, क्या नाम दिया गया इसने, ए बी सी डी। अब आपको कोई भी दो भुजा क्या करनी है, इसकी बराबर करनी है, तो हम आसानी से बोल सकते हैं इसकी समांतर चतुर्भुज हो सकता है। अगर आप इन दोनों भुजाओं को बराबर कर दो, समांतर कर दो, सॉरी समांतर कर दो, तो हम कह सकते हैं कि ये एबीसीडी का एक समांतर क्या है, समलंब चतुर्भुज है। अब इसने बोला कि इसके विकीर्ण क्या करते हैं, ओ पे प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये वाला विकीर्ण हो गया और ये वाला हो गया, ठीक है, इस पे प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पे प्रतिच्छेद करते हैं। अब देखो बच्चों, इसको सिद्ध करना है, आपको दिया गया कि एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ दिया गया, आपको इसमें रचना करनी है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है रचना करनी है आपको। देखो मैं कोई रेखा ले लेता हूं, जैसे मैं रेखा ले कोई भी यहां से कोई रचना करता हूं कि वो किसके समांतर, एबी के समांतर है। देखो जैसे मैंने यहां से रचना कर दी भाई कोई यहां तक, और मैंने इसको नाम दे दिया जैसे टी, क्या नाम दिया, टी। ये टी मैंने क्या क्या कहा कि ये एओ के एबी के समांतर है, मैंने ले लिया कि ये एबी के समांतर मान लिया मैंने इसे। आपको या तो इसके समांतर मानना है या इसके समांतर मानना है। जब भी आपको ये पूछा जाए कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, आपको ये सिद्ध करना हो, तो आपको रचना करोगे तो आपको या तो इसके समांतर मान लो या इसके समांतर मान लो, लेकिन मानना एक ही के समांतर है, क्योंकि दूसरे के तरफ समांतर करके लेके आना है, उसके बाद में हम कह देंगे कि दोनों रेखाएं क्या समांतर है। तो देखो आप कैसे करना है, पहले जो दिया गया उसे लिखना है। दिया है, दिया में क्या है कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, जहां आपको दिया गया है कि एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ। इसको बच्चों समीकरण नंबर 1 दे दो, जब भी हमें आवश्यकता पड़ेगी इसका हम इसको काम में ले लेंगे, ठीक है। अब देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना आपको क्या सिद्ध करना है कि एबीसीडी एबीसीडी एक समलंब है, समलंब है। कोई दिक्कत है? अब आपने रचना की तो रचना भी लिख दो। तो रचना में आप क्या लिखोगे, रचना में देखो आप शॉर्ट में लिख सकते हो कि जो आपकी है ओटी, ये ओटी है वो किसके समांतर ली है आपने, एबी के समांतर ली है, ये बात आप लिख देना, ठीक है। ये तो लिख ही सकते हो ना आप आसानी से, क्योंकि आपने किसके समांतर ली, ओटी, जो आपने एबी के समांतर ले ली। कोई दुख आपको कोई परेशानी है यहाँ पे नहीं होना चाहिए, है ना। होगी तो आप बता देना। उपपत्ति में, उपपत्ति में आप क्या लिखना है, देखो अब आपने क्या लिया है, इस रेखा को इसके समांतर लिया था। एक बार आपको ध्यान से देखना है, मैं इस लाइन को मिटा देता हूं, देखिए जरा कहां क्रॉस करिए, ये इस त्रिभुज पे, इसी पे करे ना, इस वाले पे। तो आपको क्या करना, हमने इसे क्यों यूज लिया कि जब अनुपात दे रखा आपको, तो हमें यहाँ पे किस, यहाँ पे अनुपात लाने के लिए हम कौन सी प्रमेय का यूज करेंगे, थेस प्रमेय का, क्योंकि आपने इन दोनों रेखाओं को समांतर किया है। तो आप आसानी से आप जानते हो थेस प्रमेय क्या कहती है, जब दो रेखाएं समांतर होती है तो उन, जब किसी त्रिभुज में दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उन रेखाओं से बनने वाला जो अनुपात होता है वो क्या होता है, हमेशा बराबर होता है बच्चों, क्या होता है, बराबर। तो आप यहां से लिखोगे कि यहाँ पे क्या त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लोगे आप, यहां से ए बी डी त्रिभुज लोगे, ए बी डी में, एबीडी में लोगे तो आपने लिखा है कि जब ए बी डी लिया तो ये रेखा इसके समांतर है, तो आप लिखोगे ओटी समांतर है एबी की, लिखोगे नहीं लिखोगे। अब जब आपने लिख दिया कि ये ओटी समांतर एबी के, ये समांतर है, और रचना में आप क्या से लिख सकते हो, रचना से लिख सकते हो ना ये बात, क्योंकि आपने रचना में लिखा है इस बात को, तो रचना से। अब आप कैसे कर सकते हो कि इनकी भुजाओं को, ये त्रिभुज हो गया, तो अब जब दो रेखाएं समांतर है तो हम इनकी भुजाओं का अनुपात क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो कर सकते हैं। तो यहां से आप क्या लिखोगे कि जो 80 बटे क्या है, टी डी, तो बराबर किसकी है, देखो ये वाला हो गया, तो इसके वाला ये है बी ओ बटे ओडी, क्या लिखोगे, बी ओ बटे डी ओ, बीओ बटे डीओ लिख दोगे, है कि नहीं है, लिख सकते हो ना। अब देखो समीकरण नंबर आप क्या दोगे इसको, एक, सॉरी दो, क्योंकि एक ना आपने याद दे दिया। अब देखो बच्चों आपको चाहिए ये वाला, एक बार समीकरण 1 और 2 की तुलना करके देखिए, देखो यहाँ सीओ है यहाँ डीओ है, लेकिन यहाँ तो बीओ है और यहाँ डीओ है, तो इसको सही रूप में लिखेंगे एक बार, इसको क्या लाएंगे हम, यहाँ पे लाएंगे बीओ को लाएंगे और इस डीओ को भेजेंगे, इस एओ को भेजेंगे, इस सीओ को भेजेंगे इसको नीचे, फिर देखो हमारा काम हो जाएगा। यहां सबसे पहले आप क्या लिखोगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप क्या लिख सकते हो, देखो समीकरण 1 से आप लिख सकते हो ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। इसका देखो वजन गुण कीजिए,
तो इसका इधर करना है, इसको इससे, इसको इसके। परीक्षा में आपको लिखना, आपने क्या किया, वज्र गुणन से। तो यहां से करोगे तो यहां क्या आएगा, ए ओ गुणा डी ओ बराबर बी ओ गुणा सी ओ। अब आपको चाहिए क्या, बीओ और डीओ चाहिए, इस सीओ को तो इधर ले आओ, देखो गुणा में इधर किसमें आएगा, और डीओ को इधर भेज दो, तो ये हो गया एओ बटे सीओ बराबर बीओ बटे डीओ। ये समीकरण नंबर दे दो 3। अब समीकरण 2 और 3 की तुलना कर दो। तुलना का मतलब देखो, ये भी समान है और ये भी समान है कि नहीं है, ये दोनों समान है। तो यहां से आप क्या लिखोगे, समीकरण समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से, तो 2 और 3 से लिखोगे तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, देखो ये दोनों सेम है, तो आप लिख सकते हो 80 बटे टीडी बराबर किसके आ जाएगी, यहां पे देखो इसके एओ बटे सीओ। अब देखना बच्चों, ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है, अब देखना मैं एक बार इस रेखा को वापस मिलाता हूं, इस विकिन को देखिए जरा बच्चों। अब देखना आप 80 ये वाली है और ये टी डी और ए ओ बटे सीओ। अब देखना जरा ध्यान से, आपको एक चीज ये नहीं है, मैं आपको रटाऊंगा नहीं, एकदम बिल्कुल आपको समझाऊंगा ताकि आप कभी नहीं भूलोगे। अब देखिए जरा, ए ओ बटे सीओ होगी क्या, इसका मतलब आप देखोगे, आपने परिमेय नंबर क्या पढ़ी, 6.2 में पढ़ा होगा कि जब इनकी भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। अब इनकी भुजाओं का अनुपात जब बराबर है तो आप क्या लिख सकते हो, देखो दो, इनकी भुजाओं का जब परिमेय नंबर आपको बोलती है, इस कौन सी थेल्स परिमेय की विलोम परिमेय आपको क्या बोलती है, क्या बोलती है, जो थेल्स परिमेय की जो विलोम परिमेय है, जब किन्हीं त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बराबर होता तो उनमें जो रेखाएं होती है, ये वाली रेखा, ये एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है। तो आप लिख सकते हो, अतः क्या लिखोगे, थेल्स परिमेय के विलोम से, के विलोम से, थेल्स परिमेय के विलोम से क्या लिख सकते हो आप, कि ये वाली रेखा इसके समांतर होगी, मतलब ओटी समांतर है किसके, सीडी के, ओटी समांतर सीडी के। अब देखो यहां से ओटी और एबी के समांतर है, ओटी सीडी के समांतर है, तो ये वाले देखो ओटी ओटी दोनों समांतर, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, अतः अतः आप लिख सकते हो कि एबी समांतर है किसके, सीडी के। होगी क्या, देखो ये दोनों सेम है, तो हम इन दोनों के सामने हम क्या लिखते हैं, एबी समांतर सीडी के, तो आप ले सकते हो अतः। देखो अब आपने इन दोनों रेखाओं को क्या कर दिया, समांतर कर दिया, तो आप आसानी से आप क्या कह सकते हो कि ए बी सी डी एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। वो दिक्कत आपको इस तरह आपको सिद्ध करना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये, तो मैं इसको मिला देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर भी कोई दिक्कत आएगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, यदि एम 4 5 एक एम है, बिंदु दीर्घ 4 5 रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है तथा एक ए का निर्देशांक आपको दीर्घ 3 4 है, तो बी के निर्देशांक ज्ञात करना। आपको एम के निर्देशांक दे रखे बच्चों, और ये क्या कहा कि ए बी का मध्य बिंदु है। देखिए समझना, पहले आपको क्या दिया गया है, जैसे मान लो एक रेखाखंड आपके पास क्या है, ए बी, ठीक है, और इसका मध्य बिंदु कौन है, एम। एम के निर्देशांक आपको दिए गए 4 5 और आपको ए के निर्देशांक भी दिए गए हैं 3 4। आपको इस बी के निर्देशांक पूछे गए, इस बी के, तो बी के निर्देशांक देखो, हम मान लेते हैं क्या है, x1 और मान लेते हैं y1, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको, मान लेते हैं x1 y1 है, ठीक है। या फिर आप मान लेते हैं कोई और ही मान लेते हैं, जैसे मैं मान लू x1 v, कोई भी आप जो भी मान लो, आप अपनी तरफ से मान लेना है, कोई भी मान लो, जैसे मैंने मान लिया कि भाई इसका p और दूसरा मान लेता हूं q है, x1 मान लो, y1 मान लो, p मान लो, q मान लो, जो भी आपको मानना है वो मान लेना है ना। और p भी q भी थोड़ा सा सूट नहीं हो रहा इसका, तो मैं जैसे मान लेता हूं yz मान लेता हूं, ठीक है, अब ठीक लगेगा। अब देखो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, रेखाखंड 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 ए बी का मध्य बिंदु एम है तथा रेखाखंड ए बी में बी के निर्देशांक y z है, ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक।
अब देखो वाई जेड है। अब देखो आपको एक बात देखना बच्चों, ये मध्य बिंदु दे रखा है क्या, ये आपको अक्ष और ये वाई का मान दे रखा है। इसको आप मान लो x1 है, ये y1 है, और ये x2 है और ये y2 है। कोई दिक्कत है? अब सर देखो, अब आप मध्य बिंदु का सूत्र लगा के आसानी से आप निकाल सकते हो। मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको दे रखे हैं, एक्स वाई के मान दे रखे हैं। आसानी से आप एक देखो, एक बिंदु दे रखा है, दूसरा आप आसानी से मध्य बिंदु सूत्र से निकाल सकते हो। तो मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है? मध्य बिंदु आपको परीक्षा में लिखना जरूर है। मध्य बिंदु क्या होता है? एक्स वाई बराबर क्या होता है? आप जानते हो, x1 x2 बटे 2, y1 y2 बटे 2। तो यहां से सबसे पहले आप क्या करोगे? यहां से सबसे पहले लिखोगे x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। x का मान देखो आपके पास कितना है? 4। x1 का मान कितना आपके पास? 3। x2 का मान आपके पास कितना है? y बटे 2। इस दो को देखो वजह गुण करो, यहां से ये इधर आ जाएगा, ये वाला इधर। तो यहां से क्या निकल के आएगा आपके पास? देखो ये हो जाएगा 4 गुणा 2 और ये हो जाएगा 3 प्लस वाई। तो ये हो गया 3 प्लस वाई बराबर 8। इस 3 को उधर भेजो तो y बराबर होगा 8 माइनस 3। तो y के मान कितना आ गया? 5। अब y का मान आपके पास 5 आ गया, मतलब इसका पहला निर्देशांक है। दूसरा निकालोगे तो यहां इसी प्रकार आप क्या लिखोगे? y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो y का मान आपके पास आपकी बार कितना है? 5। y1 का मान कितना है? 4। y2 का मान कितना है? z बटे में 2। फिर वजह गुण करोगे इधर से इधर वाला, तो यहां से आपके पास क्या निकल के आएगा? 5 गुणा 2 बराबर 4 प्लस z। तो यह आएगा 4 प्लस z बराबर 10। तो z बराबर 10 माइनस के 4, तो z बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। 6 आया कि नहीं आया? 6 आ गया। अब देखो y का मान आ गया, z का मान, तो b के निर्देशांक आ गया। अब लिखोगे अतः ए बी रेखाखंड में b के निर्देशांक क्या है? 5 6 है। बस ऐसे आपको परीक्षा में लिखना है। एक नंबर भी आपका कटेगा नहीं, बिल्कुल आसान है। बस ये तो बोर्ड पे तो मैं इधर से उधर लिख रहा हूं, आपको सीधे स्टेप बाय स्टेप इस तरह लिखना, एकदम सीधा बाय सीधा, क्योंकि आपके पास कॉपी रखी तो इस पन्ने में नहीं तो दूसरे पन्ने में कर लेना है, लेकिन आपको स्टेप बाय सीधा का सीधा रखना है। इसे आपको ऐसे रखना है, ये नहीं है कि आपने आधा क्वेश्चन इधर रख दिया और आधा क्वेश्चन इस तरफ लिख दिया, ऐसा नहीं लिखना। ये तो नंबर काट लेगा आपको। ये तो बोर्ड है, तो बोर्ड पे, ये थोड़ी कॉपी है तो आपको आगे नीचे तरफ चलता रहेगा। हम साइड में लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। देखो जब भी ऐसा दे रखा तो आपको समकोण त्रिभुज को काम में लेना है। ठीक है, ये वाला 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के जैसे सामने वाला कर्ण होता है, और जहां 90 डिग्री बना होता है ये होता है आधार, और बचा जो क्या होता है? लंब। अब आप जानते हो बच्चों साइन ए बराबर 3/4 दे रखा है, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, साइन का क्या होता है? लाल बटे कका में, तो लंब बटा कर्ण। अब लंब कितना आपके पास? 3। कर्ण कितना आपके पास? 4। अब आपको क्या निकालना? आधार निकालना है। आधार निकालने के बाद आसानी से कोस और टेन का मान बता देंगे। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? त्रिभुज एबीसी में आप लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे आप, तो यहां से क्या आएगा आपके पास? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना आपका? 4 का स्क्वायर बराबर आधार आपको निकालना है, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 16। ठीक है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कितना हो गया? 9। अब इस 9 को इधर ले आओ, तो आधार स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9, तो आधार स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 16 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे? 7। देखो ये स्क्वायर उधर किस में जाएगा? रूट में, ये कितना हो जाएगा? √7। कितना हो गया? √7। तो आधार का मान कितना आ गया आपके पास? √7। अब आसानी से आप निकाल सकते हो। तो अब किसका पूछा गया आपको? कोस ए का। तो आप लिखोगे कोस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो यहां से आएगा कोस ए, आधार कितना आपके पास? √7,
और कर्ण कितना आपके पास 4। ऐसे आपसे पूछा गया टेन का, तो टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहां से आपके पास आएगा टेन ए, लंब कितना आपके पास 3, आधार कितना है √7। तो ये आपके उत्तर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ना, बस इस तरह बताना है। बिल्कुल था, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये आपको समझ में नहीं आया ना, तो आप बोल दिया करो कि सर मेरे को यहाँ दिक्कत है। अब तो तभी तो दिक्कत आप बताओगे, तभी तो पता चलेगा। ये नहीं गुरु से बैठे रहोगे, यहाँ नहीं समझा दूसरे यूट्यूब पे दूसरी क्लास में चलोगे। क्लासों में जाने की कोई, आप कितने भी क्लासों में चले जाना, जब तक आप उस जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप सर को नहीं बताओगे, और या आप उस सर आप उन सवालों को नहीं निकालोगे कि आप एक बार क्लास में दे दिया छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। आपको क्लास में कम से कम 2 या 3 बार देखना, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। उसके बाद में भी अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से बता दिया करो। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, 100 मीटर ऊंचाई पर एक मीनार। सबसे पहले इसमें बोला 100 मीटर ऊंचाई पर एक मीनार है। तो जैसे मैं मान लेता हूं कि ये वाली एक मीनार होगी हमारे पास, कितनी मीटर ऊंची है, 100 मीटर ऊंची है। ठीक है, 100 मीटर ऊंची होगी। 100 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी और उसके आधार पर एक चट्टान की चोटी। अब इसके ऊपर एक चट्टान भी रखी हुई है, ये वाली, इसके ऊपर एक चट्टान रखी है ये। ठीक है, चट्टान। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये चट्टान होगी, चट्टान से आपको इस तरह मिला देना इसे। जैसे जैसे बोलेगा ना वैसे वैसे आप करेंगे। अब सबसे पहले देखना, 100 मीटर ऊंचाई पर एक मीनार की चोटी और उसके आधार से एक चट्टान की चोटी। उसके आधार से देखो, इस मीनार के आधार से चट्टान की चोटी के उन्नयन कोण। एक तो आपको इसे बोला गया कि एक 100 मीटर ऊंचाई पर एक मीनार की चोटी। 100 मीटर ऊंचाई पर एक किसकी है, मीनार की, क्या होगी, मीनार की चोटी, ये रही मीनार की चोटी। और उसके आधार से एक चट्टान की चोटी, उसके आधार से किसके, मीनार के। तो देखो ये तो होगी मीनार के आधार से, होगी क्या, ठीक है, ये तो होगी इसके आधार, ये तो मीनार के आधार से। एक बार फिर किसों को ध्यान से पढ़ना, ऐसे समझ में नहीं आएगा। 100 मीटर ऊंचाई पर एक मीनार की चोटी, 100 मीटर ऊंचाई पर एक मीनार की चोटी है, ठीक है। और उसके आधार से, इसके आधार से, ये आधार हो गया कि इसका आधार से चट्टान की चोटी के उन्नयन कोण, चट्टान की चोटी के क्या है, उन्नयन कोण कितना, एक तो 30 डिग्री है और एक कितना है 60 डिग्री है, 45 डिग्री। ये तो हो गया, देखो इस तरह दिया है इसने। एक तो क्या बोला इसने बच्चों, एक तो है 30 डिग्री, कितना बोला है, एक तो देखो 45 डिग्री है, एक कितना है 30 डिग्री। तो ये वाला तो कितना हो गया आपके पास 30 डिग्री, और ये वाला कितना हो गया 45 डिग्री। अब जरा इसको मिला दो थोड़ा सा, तो दिक्कत है। इस तरह है ये डायग्राम, इस तरह बना हुआ है। तो आपको क्या करना है, ए बी सी डी और ई। आपको किसकी पूछी गई है, चट्टान की ऊंचाई। आपको ये वाली पूछी गई है बच्चों, ए से बी तक की दूरी, यही तो है चट्टान हमारी। इस चट्टान की ऊंचाई पूछी गई कि अब इस चट्टान की ऊंचाई बताओ। देखो सबसे पहले तो बच्चों एक बात मान लो, मैं यहां से लेके और यहां तक की दूरी मान लेता हूं अक्ष मीटर है। कितनी है, अक्ष मीटर। कोई दिक्कत है आपको, अगर ये अक्ष मीटर है तो देखो एक आयत बन गया, ये 100 मीटर है, तो इधर वाली भी कितनी हो जाएगी 100 मीटर, आमने सामने आयत बन गया। अगर ये अक्ष मीटर है तो ये ऊपर वाले भी यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी बच्चों, अक्ष मीटर ही तो होगी। अब सबसे पहले, और इस चट्टान की मैं ऊंचाई मान लेता हूं कितनी है, एच मीटर है, ठीक है। अब सबसे पहले जो भी आपने माना ना वो लिखना है। सबसे पहले क्या करना, माना चट्टान की ऊंचाई कितनी है, एच मीटर है, तथा आपने क्या माना है, यहां से सीडी कितना है, अक्ष मीटर है। अब जो भी आपके पास है उस तरह लिखते जाओ। आपके पास देखो क्या है, बीई ये वाला कितना है, अक्ष मीटर है, और सीडी भी कितना है, इधर लिख दो, सीडी और बीई कितना, अक्ष मीटर है। साथ में आपके पास क्या आ गया, बीसी कितना आपके पास 100 मीटर है, कोई दिक्कत है। ए बी आपके पास कितना है, एच मीटर है, ठीक है। अब आसानी से हम हल कर लेंगे। अब देखो एक बार ये टोटल
कितनी होगी बच्चों ये टोटल ऊंचाई? तो यहां से आप देखोगे 100 प्लस एच, ये 100 प्लस एच मीटर होगी क्या टोटल यहां से यहां तक की दूरी। ये हमें क्यों चाहिए? देखो कोण भी दो, तो त्रिभुज भी दो बने हैं हमारे पास, एक तो इस कोण से निकालेंगे एक इससे, तो तभी तो हमारे पास टोटल ऊंचाई आएगी। क्योंकि सबसे पहले तो इस अक्ष का मान निकालना हमें, अक्ष का मान तो हम इसी के माध्यम से निकालेंगे। अक्ष का मान आने के बाद हम आसानी से किसका निकाल सकते हैं? एच का मान, मतलब ऊंचाई। तो सबसे पहले आप त्रिभुज लोगे ए बी ई। कौन सा त्रिभुज लोगे? त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में। तो ये वाला त्रिभुज ले रहा हूं मैं, ये वाला। तो ये देखो इसका यहां ये तो हो गया लंब, और ये क्या हो गया? आधार। तो लंब बटा आधार किस में लगता है? टेन में लगता है, टेन थीटा में। तो यहां से आएगा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा का मान आपके पास कितना? देखो यहाँ पे 30 डिग्री। लंब कितना आपके पास? एच। आधार कितना? एक्स। टेन 30 का मान कितना होता है? तो बच्चों होता है 1/√3 बराबर एच बटे एक्स। आज वजन गुण कर दो, तो यहां से आएगा x बराबर √3h। ये आपके पास मान आ गया समीकरण नंबर 1 दे दो इसे। अब हमें त्रिभुज कौन सा लेके चलना आपकी बार? ए सी डी। कौन सा त्रिभुज लेंगे आप? त्रिभुज ए सी डी में। देखो ये भी पूरी क्या लंब है, और ये वाला क्या हो गया? आधार। तो यहां भी आप क्या लगाओगे? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा का मान कितना? 45 डिग्री। लंब कितना आपके पास? 100 प्लस एच। आधार कितना आपके पास? अक्स। ठीक है, टेन 45 का मान 1 होता है, 100 प्लस एच बटे में अक्स। तो वजन गुण करोगे तो क्या आएगा? अक्स बराबर 100 प्लस एच। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 से समीकरण 2 में अक्स का मान रख दो। तो यहां से आप लिखोगे समीकरण 2 में, समीकरण 1 से अक्स का मान रखने पर। देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, तो सबसे पहले उसमें क्या होता है? डायग्राम ही मेन होता है। अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया, समझ में आ गया, क्वेश्चन तो आसानी से हो जाएगा। तो यहां से देखिए, यहां रखिए, तो यहां देखो अक्स का मान रखोगे तो यहां क्या आएगा? √3h बराबर 100 प्लस एच। इस एच को इधर भेज दो, तो यह आ जाएगा कितना? 100 बराबर √3h माइनस एच। तो यहां से एच कॉमन आ रहा है, तो एच लोगे तो 100 बराबर एच √3 माइनस 1। एच देखो हमें तो क्या चाहिए? ऊंचाई चाहिए, तो इसको ये गुणा में इधर किसमें आ जाएगी? भाग में। तो एक बार बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इस डायग्राम को मिटाऊंगा, थोड़ी सी जगह नहीं है यहाँ पे, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखो इस डायग्राम को मिटाना है हमें, क्योंकि डायग्राम बहुत जगह घेर लिखी है, तो उत्तर निकालने के लिए जगह नहीं है हमारे पास। तो अब देखिए, तो यहां से आपके पास कितना आ गया? तो h बराबर 100 बटे √3 माइनस 1। अब बच्चों उत्तर तो इसमें तो नहीं है। अब उत्तर यहां नहीं है, इसको सरल करना, आपका परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण करते हो जब नीचे हर का, तो यह देखो प्लस माइनस का, तो प्लस का ऊपर नीचे गुणा करना है। हो गया। अब देखो ऊपर तो क्या बन गया? h बराबर 100 √3 प्लस 1। लेकिन नीचे देखो एक क्या बन गया है? सूत्र बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आप जानते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a माइनस बी, a प्लस बी। परीक्षा में आपको लिख के बताना, तो यहां लगाएंगे हम। तो देखो ये a माइनस बी और a प्लस बी बन गया, तो आप लिखोगे √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहां तक? अब देखो यहां से क्या आएगा आपके पास? ऊपर हो गया 100 √3 प्लस 1। नीचे देखो क्या होगा? 3 का स्क्वायर कितना होता है? रूट से स्क्वायर कट गया 3, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहां से आपके पास कितना निकल के आएगा? 100 √3 प्लस 1 बटे में क्या आ गया? 2। तो यहां से आएगा 100 में देखो 2 का भाग कितना आएगा? 50। तो ये आ गया 50 √3 प्लस 1 मीटर। एच का मान आपके पास कितना आएगा? 50 √3 प्लस 1 मीटर। अगर बच्चों आपको अगर क्वेश्चन के अंदर √3 का मान दे रखा है तो ही आपको रखना है, अन्यथा आपको उत्तर यही छोड़ देना। तो क्वेश्चन में तो दे नहीं रखा है, तो हम यही इसका उत्तर छोड़ देंगे। तो इसका मतलब चट्टान की, आप क्या लिखोगे? अतः चट्टान की ऊंचाई, चट्टान की ऊंचाई कितनी आ गई आपके पास? 50 √3 प्लस 1 मीटर है। बस ये आपका उत्तर। कोई दिक्कत आपको? तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे मॉडल पेपर में क्वेश्चन नंबर 10 तक ही। बाकी के जो क्वेश्चन बच्चे वो अगले वीडियो में करेंगे। तो मेरे को लग रहा है कि आप सभी बच्चों को अच्छे समझ में आया है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। तो सभी बच्चों को मैथ अंडर 6 की तरफ से धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।